तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के सिविक्स के पहला चैप्टर। और इस चैप्टर में किन किन बिंदुओं को पढ़ना है उन बिंदुओं को हम आपको बताते हैं। देखिए चैप्टर का नाम देखिए क्या है। देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब देखिए इस चैप्टर में जो है क्या क्या पढ़ना है हमको। तो पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। उसके बाद फिर देखिए हम जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता की साझेदारी आखिर होता क्या है। फिर जानेंगे बेल्जियम समुदाय अर्थात बेल्जियम देश के बारे में भी पढ़ना है। फिर श्रीलंका अपना पड़ोसी देश जो है जहां पर माँ सीता को हरण करके रावण लेके गए थे, उन देशों के बारे में भी जानेंगे। फिर जानेंगे बेल्जियम, यहाँ पे देखिए यहाँ मिस्टेक है, बेल्जियम में होगा, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी क्या होगा, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, यहाँ होगा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। उसके बाद फिर हम जानेंगे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता मतलब सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। फिर अगले पॉइंट में हम क्या जानेंगे, भारत में सत्ता की साझेदारी, आखिर भारत में किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी हुआ और आज भारत लोकतांत्रिक है। फिर जानेंगे सामाजिक समूहों के बीच सत्ता सत्ता का बंटवारा। उसके बाद सांप्रदायिकता जानेंगे। फिर जानेंगे धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद नारीवाद क्या होता है, गठबंधन क्या होता है, सारे बातों को इस चैप्टर में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए तो चलिए हम जानते हैं पहले इस चैप्टर का नाम जो है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी जान लिए। अब देखिए जब हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक शास्त्र तो पहले हम जान लेते हैं राजनीतिक शास्त्र आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं यह एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को मतलब जितने भी भारतीय हैं उन सभी को जो है एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। इसकी नागरिकता अर्थात हम भारत के एक नागरिक हैं, उन चीजों को जानते हैं सिविक्स को ही पढ़ने से अर्थात राजनीतिक शास्त्र को ही पढ़ने से। साथ ही कहते हैं मौलिक अधिकार तथा हम जान पाते हैं कि कौन कौन से हम सभी को मौलिक अधिकार मिले हैं। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं अर्थात जिस प्रकार से आप सभी बच्चे अभी हमारे हरिओम क्लास 10 यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक बच्चों में वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो उसी प्रकार हम सभी जब भारत में रहते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो चलिए देखिए तो मौलिक कर्तव्य हम जान लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ समानता का अधिकार, समानता का अर्थ होता है सब यहाँ भारत में जितने भी लोग रहते हैं सभी को एक समान अधिकार मिला है। दूसरा कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, भारत निवासी जितने मतलब भारत में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब जो है स्वतंत्र है। अगर कहीं भी उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वह उनके विरुद्ध में आवाज भी उठा सकते हैं। उसके लिए भी है देखिए शोषण के विरुद्ध खिलाफ, शोषण के खिलाफ अधिकार भी उनके पास है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म का भी ये प्रचार प्रसार गुणगान कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अर्थात अपने रीति रिवाज को मनाने का भी अधिकार है, साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने का भी। आगे देखिए क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान में कई प्रकार के उपचार के बारे में भी बताया गया, उन सब चीज का अधिकार भी है। तो लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 तो कुल मिलाकर के 6 जो है भारत के संविधान में जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है। आगे चलिए जानते हैं अब कर्तव्य। देखिए कई सारे कर्तव्य भी है, उनमें से कुछ हम लिखे हैं। देखिए जैसे में क्या कहते हैं, संविधान का पालन करें। अगर आप भारतीय नागरिक है तो आपका कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उनका उल्लंघन नहीं करना है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। साथ ही साथ देखिए स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। जब स्वतंत्र हो रहे थे मतलब आजाद करवा रहे थे उस समय कौन कौन से नियम बने थे उनका पालन करिए। साथ ही कहता है भारत के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। देखिए भाईचारा को बनाकर रखिए ताकि भारत
अखंड बना रहे। साथ ही साथ कहता है देश की रक्षा करे, अगर देश में कोई दुश्मन है तो उनके बारे में सरकार को बताइए। और कहते हैं समान भाईचारा की भावना रखिए। तो ये सारे हमारे कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से आप जो है राजनीतिक शास्त्र पढ़ने से आपको पता चल पाएंगे कि कौन कौन से हमारा कर्तव्य है, कौन कौन से हम सभी को अधिकार मिला है। अब चलिए हम जानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र मतलब राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है। हम तो अभी जाने कि राजनीतिक शास्त्र को पढ़ने से हमें क्या क्या पता चलता है। हमें पता चलता है अच्छी नागरिकता का, साथ ही साथ हम सभी जान पाते हैं हम लोगों को कौन से अधिकार मिले, कौन से कर्तव्य मिले, कौन कौन से कर्तव्य है। अब जानते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया है नागरिक शास्त्र का जनक। नागरिक शास्त्र, नागरिकों को जो है अच्छे तरीके से जो पता चलता है उनके जनक जो है कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। साथ ही कहता है जो कि यूनान के निवासी थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के निवासी थे? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। आगे कहते हैं ये नागरिक शास्त्र है, ये नागरिक शास्त्र के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन है जो कि यूनानी निवासी है। लेकिन यहाँ पे कहता है राजनीतिक का जनक, मतलब राजनीतिक से हम पता कर पाते हैं कि कौन कौन से नेता कैसे कैसे। तो उन चीजों के जो है अरस्तु महाराज। कौन है? अरस्तु। कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म जो है 17 जनवरी 1906 में 1906 को बोस्टन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागरिक शास्त्र के जो जनक उनका जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी 1906 में बोस्टन शहर में, यूनान के बोस्टन शहर। अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर। अभी तक आपको बेसिक जानकारी बताए, अब हम जानते हैं चैप्टर के बारे में। तो चलिए पहला आपको बिंदु बताए थे लोकतंत्र। आखिर लोकतंत्र क्या होता है, उन चीजों को हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पहले हम जानते हैं लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र आखिर होता क्या है। देखिए यह जो है लोकतंत्र शब्द है ग्रीक के दो शब्दों से बना है। एक का अर्थ होता है डेमोस, दूसरा का अर्थ होता है क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता। क्या होता है? जनता। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र का परिभाषा क्या हुआ? जनता का शासन। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया लिखे भी, अर्थात जनता का शासन। अब देखिए परिभाषा के रूप में किस तरह से हम लिखेंगे उन चीजों को जानते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं लोकतंत्र में प्रत्यक्ष जनता की अहम भागीदारी होती है। साथ ही लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित होते हैं। अब देखिए ये तो परिभाषा एक था। दूसरा परिभाषा समझिए, देखिए क्या कहता है। लोकतंत्र के सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व मतलब क्या है, पहले जो व्यक्ति रह चुके थे राष्ट्रपति, उनको कहते भूतपूर्व। अब देखिए यहाँ पे कहता है लोकतंत्र का सटीक परिभाषा और अच्छा परिभाषा जिन्होंने दिए थे उनका नाम था, देखिए कौन? अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन। और अमेरिका के ये 16वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? 16वें राष्ट्रपति। और उन्होंने बताया कि एक लोकतांत्रिक देश का परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि देखिए क्या इसके अनुसार जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। क्या बोला? जनता के लिए तथा जनता के लिए जनता के द्वारा। क्या बोला? जनता के लिए जनता के द्वारा। अगर ऐसा शासन है तो हम उसको कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं, जो जनमत पर आधारित है, जो जनताओं पर आधारित होता है। तो आपसे पूछेंगे लोकतंत्र का सर्वोत्तम मतलब अच्छा परिभाषा किन्होंने दिए थे, तो आपको बोलना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि 16वें थे। देखिए यहां से पता चल गया हमको कि लोकतंत्र आखिर होता है क्या, अर्थात जनता ही खुद के ऊपर शासन करते हैं। कैसे? जैसे देखिए हम लोग संसद और विधायकों को चुन करके भेजते हैं और वह फिर सरकार का निर्माण करते हैं और वही सरकार फिर हमारे ऊपर क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो खुद से खुद के ऊपर किए कि नहीं, क्योंकि खुद ही चुन के उनको भेजे और फिर वह खुद के ऊपर हमारे ऊपर ही शासन करते हैं। तो अर्थात क्या हुआ? जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, वही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। आपको आराम से परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है
जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत होगा, क्या होगा, मत यहाँ पे होगा, मत क्या होगा, मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसकी सत्ता बन सकती है, तथा उनकी सत्ता बन सकती है। देखिए कहते हैं लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बना है। आगे देखिए क्या कहते हैं, जैसे हम देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए लोकतंत्र लोगों का, देखिए लोकतंत्र का अर्थ, देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कहा गया जनता तथा जनता का देखिए लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है शासन, मतलब जनता का शासन, इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु एकदम इंपॉर्टेंट है, भारत सहित जो है लगभग 56 देशों में जो है लोकतांत्रिक देश है, 56 देश है, कितना है 56 देश जो कि लोकतांत्रिक देश है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब यहां हम आते हैं पहले सत्ता की साझेदारी बेल्जियम में स्थित। अब देखिए यहाँ पे हम पहले जानते हैं किसमें, बेल्जियम में। कहाँ पे जानते हैं, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। चलिए देखिए कहा जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बेल्जियम जो है यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम किस महादेश का है, यूरोप महादेश का एक छोटा सा नन्हा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम, जो कि लगभग हरियाणा के बराबर है, उससे भी कहा जाए छोटा, लगभग तो मतलब छोटा ही हुआ। साथ ही साथ इसकी सीमा जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इन देशों से लगता है, जिनकी आबादी लगभग कितना है, 1 करोड़ है। कितना है, 1 करोड़। देखिए हम बेल्जियम देश के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले क्या बताए, बेल्जियम जो है यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है जो कि हरियाणा से भी छोटा है और इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। इनकी सीमा 2-3 देशों से मिलता है, जैसे हमारे भारत का भी सीमा जो है कई देशों से मिलते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे जातीय बनावट, जातीय बनावट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की जाति पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में कई प्रकार के जातीय बनावट है, उसी प्रकार से वहां मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे देखिए एक है 59% डच भाषी, कौन से है, डच भाषी, एक है डच भाषी। दूसरा देखिए कौन है, 40% जो है फ्रेंच भाषी, कौन है, फ्रेंच भाषी, और 1% जर्मन भाषी। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 2 ही भाषी हैं, 1% तो उतना गिनती आते हैं। अब देखिए दोनों अलग अलग इलाके में है, ये जो है 59% जो डच भाषी है ये फ्लेमिश इलाका में है, दूसरा जो है 40% जो फ्रेंच भाषी है वो है बेलिनिया, कौन सी इलाका में, बेलिनिया इलाका में। अब देखिए लेकिन यही जो है बनावट, अगर हम राजधानी की ओर चलते हैं बेल्जियम में तो वहां अलग है। जैसे देखिए भारत एक पूरा सभी राज्यों को मिला, 28 राज्य को मिला करके एक भारत है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा, लेकिन राजधानी में तो अलग होते हैं, क्योंकि राजधानी है तो वहाँ हर संप्रदाय के अलग अलग संख्या हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो है बेल्जियम जो है देश है, वहां पर जो है मुख्य रूप से 2 संप्रदाय मतलब 2 जाति के लोग हैं, एक फ्रेंच भाषी, दूसरा डच भाषी, 1% जर्मन भाषी है। लेकिन वही जब राजधानी में जाते हैं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, तो वहां उल्टा समीकरण हो जाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि 80% आबादी राजधानी में है, कौन, फ्रेंच। देखिए उल्टा हो गया, वहां तक 40 और राजधानी में कितना 80%, लेकिन डच कितना हो गया, मुश्त 20%। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे भाषा को लेकर के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारे मंत्रिमंडल हमारा हो, फ्रेंच भाषी, डच भाषी चाहते हैं कि सभी मंत्रिमंडल जितने भी हो, सभी पद ऊंचे ऊंचे हमारा होना चाहिए। तो अब दोनों आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने जाति को लेकर के और अपने भाषी को लेकर के।
इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सत्ता को चाह रहे हैं, दोनों को हिस्सा नहीं मिला है। अगर बांट दे तो कभी दोनों में लड़ाई नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, अब आपको हम लेके चलते, देखिए यहाँ पे आते हैं। देखिए ये है आपका बेल्जियम का इमेज, बेल्जियम देश के मैप का इमेज है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, हम क्या बोले, एक साइड था डच भाषी, डच भाषी कौन थे? डच भाषी। दूसरा था फ्रेंच भाषी, कौन थे? फ्रेंच भाषी, फ्रेंच। और दोनों का संख्या अलग अलग, यहां था 59% ये लोग, और ये थे कितना? 40%। साथ ही साथ 1% जो है आबादी था जर्मन भाषी, 1% जर्मन। लेकिन जब हम कहा आए, हम आपको अभी बताएं कि जब राजधानी आते हैं ब्रुसेल, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ब्रुसेल, जब हम राजधानी ब्रुसेल आते हैं तो वहां पे उल्टा समीकरण हो जाते हैं। फ्रेंच भाषी राजधानी में कितना प्रतिशत हो जाता है? ध्यान दीजिए, फ्रेंच भाषी राजधानी में 80% हो जाता है, फ्रेंच भाषी। और यहाँ पर ये डच भाषी जो हो जाता है कितना? 20%। 20% कौन हो जाता है? डच भाषी। देखिए तो यहाँ राजधानी में क्या है? उल्टा समीकरण दोनों का। तो इस तरह से अब दोनों ये जो है सत्ता को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, आपस में खून खराबा कर रहे हैं। दोनों चाह रहे हैं कि हमारा डच भाषा राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, डच भाषा में ही शिक्षा उनकी शुरुआत होना, शिक्षा स्कूलों में दिया जाना चाहिए, डच भाषी ही मंत्रिमंडल हो, डच भाषी का ही दबदबा हो। फ्रेंच वाले वही सोच रहे हैं कि डच फ्रेंच भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। इस प्रकार से दोनों आपस में जो है भाषा को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को सत्ता में हिस्सा नहीं मिला है, साझेदारी नहीं है, दोनों साझा नहीं की। तो अब चलिए हम समझते हैं आगे। देखिए देखिए अब यहां पे हम आते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए आगे क्या होता है, देखिए तो यहां पे कहता है, देखिए क्या क्षेत्रीय अंतर, हम बोले अभी तुरंत क्या था? क्षेत्रीय अंतर था। पूरे देश की बात हो रहा था तो डच भाषी ज्यादा था, लेकिन जब राजधानी की बात हो रहा है तो वहां फ्रेंच भाषी ज्यादा है। तो क्षेत्रीय अंतर है, साथ ही कहते हैं संस्कृति विविधता को स्वीकारा। अब देखिए दोनों आपस में साझा किया, साझा क्या किया? दोनों अपने अपने क्षेत्रीय अंतर को माना कि ठीक है, दोनों का जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग संख्या है, लेकिन दोनों आपस में मिल के रहे। साथ ही साथ संस्कृति अर्थात उनके रीति रिवाज को भी अपनाया, दोनों एक दूसरे का। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, 1970 और 1993 के बीच जो है संविधान में दोनों जब आपस में लड़ाई करते रहते थे तो बार बार संविधान में संशोधन होता था। संशोधन मतलब बार बार सुधार करके नए नए नियमों को लागू करते थे, ताकि आपस में दोनों उलझे नहीं, लड़ाई पीट नहीं करे, खून खराबा नहीं करे, देश में शांति की माहौल बना रहे। तो इसीलिए 1970 से लेकर के 93 तक, 1993 के बीच में जो है बेल्जियम में जो है 4 बार संशोधन किया गया, ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहे। साथ ही देखिए क्या हुआ, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी देखिए दोनों आपस में लड़ाई नहीं करे, इसलिए देखिए केंद्र में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो समान कर दिया। अगर 2 मंत्रिमंडल फ्रेंच के हैं तो 2 डच के भी होगा।
इस तरह से कर दिया गया। साथ ही देखिए क्या कह रहा है आगे, कहता है क्षेत्रीय सरकार की शक्ति को बढ़ाया। क्षेत्रीय मतलब होता है कुछ क्षेत्र के, जैसे बिहार के नीतीश बाबू है, उसी प्रकार से जो क्षेत्रीय सरकार होते थे उनको भी शक्ति दिया गया, उनको उनके भी पावर को बढ़ाया गया, वह भी अपनी इच्छा से कार्य कर सकते थे, ऐसा काम किया गया। साथ ही कहता है राजधानी ब्रुसेल में अलग सरकार, दोनों समुदाय का जो है समान प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्र में अलग से सरकार बनाया गया और दोनों का जो प्रतिनिधि समान, फ्रेंच का भी बराबर और डच का भी। तो जर्मन भाषी तो बेचारा बोलेगा नहीं, क्योंकि वह तो 1% है। चलिए आगे चलते देखिए आगे फिर क्या कह रहा है। देखिए आगे क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग। देखिए केंद्र और राज्य, देखिए यहाँ पे कह रहा है केंद्र और राज्य सरकार के अलावा, केंद्र में एक सरकार थी, एक राज्य सरकार, जैसे हमारे भारत में होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके अलावा एक तीसरा सरकार का भी नियुक्ति किया गया है, और इसका जो है सामुदायिक सरकार। जैसे देखिए अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग सरकार, जैसे हम लोगों के लिए भी स्थानीय सरकार की व्यवस्था है, जिसको कहते हैं मुखिया, जिला परिषद, सरपंच साहब, पंच साहब, ये सारे उसी प्रकार से अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग सरकार का भी गठन किया गया, ताकि दोनों आपस में कभी लड़ाई पीट नहीं करे, उलझे नहीं, सत्ता को लेकर के जो है आपस में लड़े नहीं, ताकि देश का विकास हो सके। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से बेल्जियम में हम पढ़े। क्या पहले देखें कि बेल्जियम एक यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है, जो हरियाणा से भी लगभग छोटा है। साथ ही साथ बेल्जियम जो है, आबादी बेल्जियम की जो है लगभग 1 करोड़ है, और वहाँ उनकी सीमा जो है कई देशों से मिलता है। साथ ही साथ हम जाने कि बेल्जियम में 3 मुख्य रूप से 2 प्रकार भाषी थे, एक डच, एक फ्रेंच, और कुछ मतलब थोड़ा 1% था जर्मन भाषी। अब दोनों में सत्ता को लेकर के लड़ाई हो रहा था, दोनों आपस में सत्ता को साझा कर लिया, और अब बेल्जियम जो है सुखी संपन्न है। चलिए अब हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में। देखिए श्रीलंका श्रीलंका एशिया का एक देश है, एशिया महादेश का एक देश है, जो कि भारत देश के मानचित्र में आप देखते हैं लटका हुआ ऐसे रहता है, वही है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, तमिलनाडु के तट से कुछ ही दूर पे है। अब देखिए श्रीलंका आप जानते हैं तमिलनाडु से सटा हुआ है, तो तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर है ना, जो कि उसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। जातीय बनावट, जैसे वहां जाने जातीय बनावट, वैसे ही इसमें देखिए क्या कहता है, यहाँ पर जो है कई जातीय समूह, जैसे में सिंहली 80%, अधिकतर जो है बौद्ध धर्म, कौन है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, सिंहली बौद्ध। तमिल 18%, तमिल 18%, सिंहली जो है, सिंहली भाषी बोलिए सिंहली। उसके बाद जो है इसमें कुछ हिंदू मुस्लिम भी है, और अन्य मूल तमिल जो है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, 13%। क्या कहते हैं यहाँ देखिए ध्यान से, कहता है अन्य मूल तमिल, मूल मतलब जो वहाँ के पर्सनल निवासी है वो 13% है, लेकिन कहते हैं भारतीय तमिल 5% है, जो बंधुआ मजदूर बनकर के गए। देखिए तमिलनाडु से सटा हुआ है, अब उस क्षेत्रों से कुछ जो है, और दूसरे इलाके से भी जो है कुछ श्रीलंका गए थे, और वहीं पर बस गए, रह गए, शादी विवाह वहीं कर लिए, तो बंधुआ मजदूर बनकर गए थे, जिनको हम काम करने लेके जाते हैं, पैसे लिए चुका नहीं पाए तो उनको बंधक बना करके काम करवाते हैं, उसको कहते हैं बंधक। अब वहीं पर वो बस गए तो उनको कहते हैं मूल तमिल, उसको नहीं कहेंगे, वह भारत से गए इसलिए उसको कहते हैं भारतीय तमिल। तो भारतीय तमिल 5% थे, जो कि बंधुआते हैं। और कहते हैं इसमें ईसाई भी थे 7%, जो दोनों भाषा जानते थे, तमिल भी और सिंहली भाषी भी, सिंहली भाषी। अब इन सबों में जो है सत्ता को लेकर के घमासान चला हुआ है, लड़ाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हो रहा है।
अब देखिए यहाँ क्या कहता है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी सिंगली 74%, सिंगली भाषी कितना है 74%, तमिल भाषी 18%। अब देखिए ये जो है श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, भारत भारत जो है 1947 में आजाद हुआ और ये 1 साल बाद 48 में हुआ। उसके बाद कहता है यहाँ सिंगली भाषी का जो है दबदबा है, उन्हीं का बोलबाला है। अब यहाँ कहता है 1956 में जो है सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। देखिए जिस प्रकार से भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा दिया गया है, लेकिन अन्य भाषा में भी अब बात कर सकते हैं आप, एग्जाम अगर हो रहा है तो उसमें भी लिख सकते हैं, अन्य भाषा को भी मान्यता मिला, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाया। लेकिन देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, राष्ट्रीय भाषा बना दिया कौन सा, सिंगली, और राष्ट्रीय भाषा में ही सारे काम काज होगा। अब दूसरे भाषी जो थे, तमिल भाषी थे, कोई दूसरा, अब ये तमिल भाषी और सिंगली भाषी आपस में क्या करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। क्यों, देखिए क्या कहता है, साथ ही साथ सिंगली भाषी जो थे उन सभी को जो है सरकारी नौकरियों में विशेष छूट दिया गया, प्राथमिकता दिया गया। जैसे बिहार में स्त्रियों के लिए विशेष छूट है, 50% का आरक्षण है। कहते हैं सरकारी स्कूल कॉलेजों में सिंगलियों को छूट मिला, साथ ही साथ बौद्ध धर्म को संरक्षण। देखिए सिंगली भाषी जितने भी थे वो सभी बौद्ध धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। उनका जो गुणगान करने वाले थे, उन धर्मों को जो मानने वाले थे, उनको विशेष रूप से संरक्षण मिलता था। अन्य धर्मों के लोगों के साथ जो है अत्याचार होता था। तो ये सारे हो रहे थे। अब जब इस तरह से होगा किसी के साथ तो स्वाभाविक सी बात है कि आपस में लड़ाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, तमिल जनता जो है नाराज हो गया। तमिल जनता क्या हो गया, नाराज हो गया। नाराज होने के बाद देखिए जब नाराज हुआ तो क्या हुआ, इनका कहना था कि सरकार और राजनीतिक पार्टियों को दुश्मन मानना। देखिए सरकार और राजनीतिक पार्टी जो भी वहां बने, सिंहली भाषी की सरकार बने और उनकी पार्टियों के खिलाफ जो है वह उसके अंदर में जो है क्रोध की ज्वाला भड़कना शुरू हो गया और उनका दुश्मन बन बैठा। साथ ही कहता है खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांग रखी। देखिए तमिल भाषी सभी आपस में मिलकर के एक पार्टी का निर्माण किया और उस पार्टी का नाम अलग से रखा और उन पार्टियों की मदद से जो है जनताओं को एकजुट करके सरकार के सामने अपनी मांग रखे। क्या मांग रखे, देखिए कहता है तमिल को राष्ट्रभाषा बनाओ। अब देखिए अब दोनों आपस में लड़ने लगे भाषा को लेकर के। वो सिंहली भाषी अपना राष्ट्रीय भाषा बना दिया, अब ये कह रहा है कि हमारा भाषा राष्ट्रीय भाषा, देश की भाषा होना चाहिए, इसी भाषा में सभी कार्य होगा। तो अब देखिए साथ ही कहता है शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलने चाहिए, इसका भी सही कहना है। तमिल भाषी का कहना था कि हमारा भी भाषा जो है, हमारे भाषा मतलब तमिल भाषा वाले जितने भी तमिल भाषी है उन सभी को जो है शिक्षा और रोजगार में बराबर अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही कहते हैं क्या मांग करते हैं कि मांग नहीं मानने का नतीजा। देखिए ये सारे बात जब उन्होंने कह दिए तमिल वालों ने, जब इनका बात नहीं सुना गया तब देखिए उन्होंने उग्र संगठन बना लिया और दोनों समुदायों में टकराव हुआ, आपस में लड़ाई शुरू हुई, हिंसा भड़क गई और कहता है नतीजा गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब अपने ही देश में आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गया, उसको कहते हैं गृह युद्ध। और संगठन कौन सा बनाया, देखिए नित्य संगठन। अब देखिए इस तरह से आप आज जाने दो देशों के बारे में, कौन कौन से, पहला जाने बेल्जियम, दूसरा जाने श्रीलंका। तो अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि क्या होता है कार्यपालिका, क्या होता है विधायिका, क्या होता है न्यायपालिका, इन सभी चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ कई धार्मिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।